सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज से हम अपने चैनल पर हिस्ट्री ऑप्शनल का बैच लेक्चर प्रारंभ कर रहे हैं और इसके तहत हम लोग एट रैंडम लेक्चर देंगे। हम लोग हिस्ट्री ऑप्शनल के कुछ लेक्चर्स उठाएंगे और उनका वास्तविक विश्लेषण करेंगे और इसके तहत हम लोग इतिहास के कुछ ऐसे विषयों पर उठाएंगे जिनके लिए मौलिक अवधारणा की बहुत आवश्यकता है। केवल हम किताबी होकर वहां नहीं सोचेंगे। वास्तव में सिविल सेवा परीक्षा में इतिहास एक ऐसा विषय है जिसे केवल हम पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, बल्कि हमें उसे जीना है। और इतिहास केवल तथ्यों का पुलिंदा मात्र नहीं, बल्कि अपने लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा इतिहास एक विश्लेषण का विषय है और इस आधार पर हम लोग ऑप्शनल के बहुत सारे प्रश्नों को भी देखेंगे और उन टॉपिक्स को देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और उनका उत्तर लिखने में शायद विद्यार्थी पूर्ण रूप से अपने आप को सक्षम नहीं पाता है। ऐसे मुद्दों को भी हम उठाएंगे। ठीक है, आज हमने लिया है एट रैंडम टॉपिक, हम लेंगे, विषय लेंगे और उस पर अपना लेक्चर पूरा बेबाक देंगे और मैं अपने प्रत्येक लेक्चर में यह बताने का प्रयत्न जरूर करूंगा, बहुत किताबी लेक्चर नहीं देने का प्रयत्न करूंगा। यह मेरा एक सोच रहेगा। जैसा कि आप मेरे प्रत्येक लेक्चर को देख सकते हैं, मेरा प्रयत्न यही रहता है कि 20 साल के अपने अध्ययन से मैंने क्या सीखा और अगर सीखा कुछ तो आपके लिए कितना लाभदायक हो रहा है। बस मेरा सोच ये रहता है और अगर आपको लाभ मिले तो निश्चय ही मेरा प्रयत्न सफल होगा। भारत में तुर्कों के सफलता के कारण, यह मेंस का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और महत्वपूर्ण विषय है और ये प्रश्न हल करने के लिए हमारे एग्जाम में कई बार आया भी है और आगे की परीक्षाओं में यहां से कई प्रश्न बन सकते हैं। अब इस प्रश्नों को भारत में तुर्कों की सफलता के कारण कई तरीके से एग्जाम में पूछ सकता है। भारत में तुर्कों की सत्ता या तुर्कों के पराजय का प्रमुख कारण यह था कि भारतीयों के बीच एकता का अभाव था। इन्वर्टेड कॉमा बंद। भारत में तुर्कों के सफलता के संदर्भ में इस कथन की समीक्षा कीजिए। अब यह प्रश्न बन गया, क्या तुर्कों ने भारत को बिना किसी पूर्व योजना के ही जीत लिया? इस कथन की व्याख्या कीजिए। भारत में तुर्क इसलिए विजयी रहे कि तुर्की सेना भारतीय सेना से शक्तिशाली थी। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? विश्लेषण कीजिए या आप क्या सोचते हैं। ऐसे 50 प्रश्न मैं आपको यहां गिना सकता हूं जो मात्र तुर्कों से सफलता के आधार पर बन सकते हैं और शब्दों के हेर फेर से ही उत्तर का कुछ ना कुछ डिजाइन बदल जाएगा, क्योंकि जिन छोटे छोटे शब्दों को हम लोग नजरअंदाज कर देते एग्जाम में, उस शब्द को कोर्स से समझकर एग्जामिनर हमारा कॉपी चेक कर देता है। हमें लगता है कि हम तो उत्तर बहुत सही लिखे, लेकिन हम तो वो लिख के आते जो हम जानते हैं
प्रश्न क्या पूछ रहा है ये हम लिख कर नहीं आते, बस यही हम गलती कर जाते हैं। हमें वो लिखना है जो हम जानते हैं, वो नहीं लिखना है, बल्कि प्रश्न जो पूछ रहा है हमें वो लिख कर आना है। जब इस फर्क को हम समझ जाएंगे तो सफलता क्लियर हो जाएगी। हां, लेकिन आपका जो लेखन है, राइटिंग है, वो जरा सही साफ सुथरा होना चाहिए। अब आप पढ़ लिखें और कोई पढ़ ना पावे, वो उचित नहीं है। लिखना आपका लोगों को पढ़ जरूर जाना चाहिए इंसान। राजपूतों के पराजय के क्या कारण थे या तुर्कों की सफलता क्या कारण थे, दोनों का उत्तर एक है। वही हम लोग विश्लेषण करने जा रहे हैं। मेंस का यह विषय है और देखा जाए कि वास्तव में क्या सत्य है। भारत में तुर्कों के विजय के कई कारण जनरली, सबसे पहले तो भारत के जो इतिहासकार रहे, इतिहासकारों ने समय समय पर इसका वर्णन किया है। उस समय के तत्कालीन इतिहासकारों ने जो, जब विजय हुआ तुर्कों का या राजपूतों का पराजय हुआ, तो तत्कालीन इतिहासकारों ने इसके बारे में कोई बहुत स्पष्ट नहीं लिखा है। जैसे हसन निजामी और मिनहाजुस सिराज कहते हैं कि भारत में तुर्कों की सफलता का कारण दैवी था। तो उस समय के इतिहासकार थे। अब ये जहां तक कर पाए विश्लेषण, वहां तक कर पाए। और मैंने देखा है कि बहुत सारे इतिहासकार इनके विश्लेषण को निष्पक्ष मानते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये इतिहासकार, अब हम बरनी के तारीखे फिरोज शाही के लेक्चर को हम ये मान लें कि उसने पक्षपाती विश्लेषण नहीं किया है, मैं नहीं मानता। हसन निजामी के लेक्चर को, मिनहाजुस सिराज के लेक्चर को, मतलब उसके लेखन को, अगर हम ये माने कि इस्लामिक वातावरण से प्रभावित होकर भारतीय संस्कृति को उस चश्मे से ना देख रहे हूं, मैं ये नहीं मानता। और जब तक हम इसे स्वीकार ही करते रहेंगे तब तक हम सही विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। मैंने देखा है। अब हम पूरा अकबर के इतिहास को हम अबू फजल का अकबरनामा ही मान लेते हैं, तो हम अकबर का सही विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। आश्चर्य की बात है कि हम उस समय के उन तमाम मुस्लिम इतिहासकारों के लेखन को पूर्णतः सत्य मान लेते हैं, और उसी समय जब हिंदू इतिहासकारों ने उसको लिखा है तो हम उसको कपोल कल्पना मान लेते हैं। क्योंकि शर्त यह होता कि भारत में इतिहास लेखन का क्रमबद्ध इतिहास मुस्लिम इतिहासकारों ने लाया, तो हम मान लेते हैं कि इतिहास का लेखन वहीं से है। हमारे इतिहासकार तो इतिहास लिखना ही नहीं जानते हैं, वो तो केवल कपोल कल्पना लिखना जानते हैं। उनका लेखन किदवंती बन जाता है। वो मात्र परियों की कथाएं बनकर रह जाती हैं। अब ऐसी भावना रखकर तो हम विश्लेषण सही नहीं कर पाएंगे। आश्चर्य की बात है कि इतिहास के लेक्चर में कुछ ऐसे इतिहासविदों का प्रभाव रहा इतिहास के अध्ययन में, जिन्होंने इतिहास का विश्लेषण भी एकांगी। और यही कारण है कि हम स्वतंत्र लेखन कर ही नहीं पाएंगे, स्वतंत्र वक्तव्य दे भी नहीं पाएंगे। लेकिन मैं लकीर का फकीर नहीं, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो कोई विषय हो। मैं लेक्चर को लकीर के फकीर के रूप में नहीं दे सकता। ठीक है, हम लोग उस समय मौजूद नहीं थे, कोई मौजूद नहीं था उस समय। जो राइटर आज इतिहास लिख रहे हैं या जो इतिहास के सर्वोच्च विद्वान माने जाते हैं, वो उस समय मौजूद नहीं थे। घटनाओं को, परिणामों को देखकर उन्होंने इतिहास का लेखन किया है। खुदाई में कुछ मिला तो वो मिला हुआ पुरातात्विक सामग्री कुछ बोल नहीं रहा कि मैं ये हूं, उससे बुलवाया जा रहा है कि भैया बताओ तुम कौन हो। नहीं बता पाया, अनुमान लगा दिया। अब अनुमान तो चेंज हो सकता है।
तो यही कारण है कि हम लोग थोड़ी सा यहां विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि तुर्कों की सफलता के वास्तविक कारण क्या रहे होंगे, और उन चीजों को भी मैं आपको यहां बताऊंगा। कुछ लोगों ने यह माना, अब कुछ इतिहासकारों का मानना यह था कि तुर्कों का विजय इसलिए हुआ कि तुर्कों में मांसाहार का प्रचलन बहुत ज्यादा था और वो एक ऐसे प्रदेश में निवास करते थे जो शीत प्रदेश था। शायद उन इतिहासकारों को यह नहीं मालूम है कि गोरी की सेना 2 बार भारत में पराजित हुई, भले वो मांसाहार खाते थे, भले वो शीत प्रदेश के रहने वाले थे। जो लोग ये मानते हैं कि तुर्कों की सेना दैवी कृपा से जीती, तो तुर्कों को कई बार पराजय यहां भारत में खाना पड़ा, तो दैवी कृपा उस समय कहां गई। कुछ लोग ये मानते हैं कि तुर्कों के घुड़सवार बड़े तीव्र थे, धनुर्धर बड़े तीव्र थे, तब भी उनको पराजित होना पड़ा यहां पर। चाहे वो दैवी कृपा मान लें, कुछ लोगों का मानना है कि उसमें इस्लाम की एकता का भाव था, तभी वो जीते। बहुत सारे इस्लामिक नेता, चाहे वो महाराणा प्रताप की ओर से लड़े हों, चाहे वो शिवाजी की ओर से लड़े हों, महमूद गजनवी और उसके बाद उसका पुत्र आया, उसकी सेना में बड़े संख्या में हिंदू थे। मोहम्मद गोरी के सेना को हमारे वहां जयचंद से मदद मिला, तभी शक्ति का जो संतुलन है वो पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गोरी को ओर चला गया। ये विश्लेषण जो कारण बताए जाते हैं विजय के कि उनका घुड़सवारी सेना बहुत तेज थी या उनके अंदर कुछ दैवीय कृपा था, लेकिन इसका परीक्षण हम समय तो सत्य नहीं सिद्ध हुआ। तो फिर क्या होगा भारत में? अगर कारण देखा जाए तो तुर्कों की सफलता के क्या हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम इन कारणों को लिखेंगे तो इसकी कई आलोचनाएं पैदा हो जाएंगी। तो कुछ हम विशेष कारणों को देखते चलेंगे, एक एक करके सारे कारण देखेंगे। सबसे पहले आइए देखा जाए कि राजनीतिक कारण देखा जाए, क्योंकि वो राजनीतिक वातावरण था। राजनीतिक कारण क्या था भारत में तुर्कों के सफलता के या राजपूतों के पराजय के? दोनों का उत्तर एक साथ होगा। देखिए, अगर आपसे भारत में यह पूछा जाए कभी भी, अगर आपसे 4 विकल्प एग्जाम में आ जाए कि भारत में तुर्कों के सफलता क्या कर, सपोज के लिए प्रीलिमिनरी से थोड़ी क्वेश्चन को देख लिया जाए, तो उसमें बताएगा तुर्कों की सेना, ए ऑप्शन दे रहा तुर्कों की सेना शक्तिशाली थी, दूसरा ऑप्शन था तुर्कों के पास दैवीय कृपा था, तीसरा कारण था इस्लाम के प्रसार की भावना, और चौथा कारण था भारतीयों में एकता का अभाव। तो आप कुछ मत लगाएगा, लिखिएगा भारतीयों में एकता का अभाव। एकता का अभाव भारतीयों के पराजय का अगर एक शब्दों में उत्तर देना हो तो वो सबसे बड़ा कारण होगा एकता का अभाव। गोरी ने, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और 17 बार वो भारत को रौंदता हुआ सुरक्षित गजनी पहुंच जाता था। क्या भारत में रणबांकुरों की कमी थी? क्या इतिहास इस बात का गवाह नहीं था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मध्य एशिया के शक्तिशाली शासक सेल्यूकस को धूल चटा दिया था? या स्कंदगुप्त के रणभेरी की आवाज लोगों के कान में नहीं गूंजी, जिसने जिन्होंने रोमन साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया था, उनको नाको चने चबा दिया स्कंदगुप्त ने। कहा जाता है उसके अस्तुलित पराक्रम से धरती कंपायमान हो गई। तो क्या कारण रहा था?
कि बार बार वह भारत आया और लूट कर जाता रहा। क्या हम लोगों ने ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया कि महमूद गजनवी को भारत पर आक्रमण का दंड दिया जा सके? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे अंदर एकता का अभाव था। हम विदेशियों से संबंध तो बना ले रहे थे, लेकिन हम आपस में मिल बैठकर विदेशी को मार भगाए ये काम नहीं कर पा रहे थे। तभी तो जयचंद तभी तो जयचंद जाकर मोहम्मद गोरी से मिल गया। जयचंद को अगर सपोज करिए पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी थी, दुश्मनी को मन में रखता या अपने तक रखता या अपने राज्य तक रखता, वो विदेशी का मदद कैसे कर सकता है? हम अपने परिवार से नाराज हों, लेकिन घर का भेदी लंका ढाई ये थोड़ा काम करेंगे। हम भेदी नहीं बनेंगे। हम नहीं अपने परिवार से नाराज हैं। हम सपोज करिए कि हमें अपने परिवार में से असंतुष्ट हैं, लेकिन हम भेदी तो नहीं बनेंगे, अपने परिवार के पतन का कारण तो नहीं बनेंगे। ये तो बुराई है। जयचंद को क्या जरूरत थी? उसी प्रकार महमूद गजनवी बार बार लूट के जाता रहा, चाहे महमूद गजनवी हो चाहे मोहम्मद गोरी हो। इन्होंने भारतीयों में एकता के अभाव का सबसे बड़ा लाभ उठाया और यह इनके लिए अवसर था। इसके अलावा आपस में लड़े भिड़े रहते थे राजपूत, और बल्कि आपस में लड़ने को, तलवार के खनक को वो अपनी जीवनचर्या मानते थे। उनके लिए युद्ध एक क्रीड़ा था। और वो इतना लड़ जाते थे कि लड़ लड़कर ही कमजोर हो जाता है, और स्थिति ऐसी आ जाती कि जब विदेशी का आक्रमण होता तो ताकत नहीं रह जाता था उनके अंदर। यही हुआ जब भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ। कन्नौज के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष ने पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बीच, क्योंकि उस समय भारत की 3 बड़ी शक्तियां थी, तीनों अपने अपने उस लड़के नष्ट हो गए। एक प्रकार से राजनीतिक शून्य की अवस्था पैदा हो गई उत्तर भारत में कन्नौज के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष में। और यही वह समय था जब तुर्कों का आक्रमण हुआ तो कोई केंद्रीय इकाई भारत में मौजूद नहीं थी, और इसी ने भारत में तुर्कों के विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। एकता का अभाव एक बहुत बड़ा कारण था। इसके अलावा राजपूत युद्ध को एक दंगल मानते थे, क्रीड़ा मानते थे। वो एक युद्ध को ही अपने लिए आपदा मानते थे। और युद्ध में आ गए तो मरकर ही वापस जाएंगे, भागेंगे नहीं, रणनीति नहीं तय करेंगे। आए हैं तो या तो मिट जाएंगे या तो मिटा देंगे। तुर्की सेना में ये नहीं था। उनकी सोच ही यही थी कि युद्ध जीतना है। वो जितनी तेजी से आते थे उतनी तेज पीछे भी हट जाते थे। और फिर आक्रमण करते थे, जैसा कि मोहम्मद गोरी ने किया, हाथ पांव भी जोड़ लिए। राजपूत नहीं ऐसा करेंगे, आत्मसम्मान नहीं डुबाते। उन्हें यह नहीं सोच में आ रहा था कि जिसके विरुद्ध हम लड़ रहे हैं वो हर प्रकार के कर्म करने के लिए तैयार है। इनसे जीत, जब शत्रु छली हो, कपटी हो और हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने को तैयार हो, उस समय रणनीति बनाना प्रमुख कार्य होता। उस समय युद्ध रणनीति से जीता। जैसे शिवाजी रणनीति से युद्ध जीतते थे।
लेकिन भारतीय राजपूतों को इस बात का ज्ञान नहीं हो पाता था। वो तो युद्ध के लिए पूर्ण रूप से अपने आप को युद्ध के लिए न्यौछावर तैयार करते। मिर्जान, एकता का अभाव होना, युद्ध को अंतिम दंगल समझना, दूरदर्शिता का अभाव, ये तमाम राजनीतिक कारण थे जो जिन्होंने मजबूर कर दिया। इसके अलावा वर्ण व्यवस्था ने भी राजनीति को पूर्ण रूप से खोखला कर रखा था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के कारण समाज के उच्च वर्ण के लोगों को ही अस्त्र शस्त्र धारण करने का अधिकार था, जबकि वो समाज में गिनती के थे, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो। और जो समाज का सबसे बड़ा वर्ग था, जिसको तथाकथित निम्न जाति का कहा जाता था, जिनके लिए शस्त्र धारण करना वर्जित था, वो उदासीन बैठे थे। जो जनसंख्या केवल तुर्कों के ऊपर गिर जाती तो उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता, वो जनसंख्या अप्रयुक्त थी, उदासीन थी, तटस्थ थी। कोई नृप हो हमें का हानि, इस अवधारणा पर कार्य कर रही थी। मुट्ठी भर लोग कितना युद्ध कर पाएंगे, और केवल इन्हीं पे जिम्मेदारी देश की रक्षा की क्यों? या तो ये जिम्मेदारी करते, या तो अपने आप को एक छत्र अधिकारी मानते थे, और यही राजनीतिक भूल उनके लिए बहुत बड़ा समझ। अच्छा ये बताइए कैसे ये हो जाता था कि बाहर से आए तुर्क मुगल कई लाख की सेना रख रहे हैं, और यहीं पर रहने वाला राजपूत शासक 3,000, 4,000, 10,000 की सेना रख रहा है? कैसे ऐसा होता था, हमें ही बताइए, कैसे ऐसा होता था? उनके पास इतनी जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या तो भारत की अधिक थी, उनके पास कैसे होती? इसी भारत में रहकर चंद्रगुप्त मौर्य ने हजारों वर्ष पहले प्लूटार्क के अनुसार 6 लाख की सेना एकत्र करके पूरे भारत को रौट कर लिया, उस पर अधिकार कर लिया। वो कैसे इतना रख लिया? जबकि चंद्रगुप्त मौर्य कोई पैदाइशी शासक तो थे नहीं, वो उन्होंने अपने बाहुबल से वहां तक पहुंचे थे, और बहुत में तो जंगली लोगों को जुटा जुटा के उन्होंने अपनी सेना बनाई थी, जो प्रशिक्षित नहीं थी, तब भी उन्होंने समाप्त किया नंदवंश को, क्योंकि वो हर वर्ग हर जाति के लोगों को सम्मिलित कर रहे थे। लेकिन मध्यकाल का समाज इतनी पाखंड और कुरीतियों पे बैठा हुआ था कि समाज का सबसे बड़ा वर्ग उसके लिए अछूत, अप्रयुक्त था। मुट्ठी भर लोग तुर्कों के सामने कितना दिन टिक सकते थे? और उनके सामने जो बार बार अटैक कर रहे हैं, भाई आप पत्थर पे 100 बार वार करोगे, 99 बार असफल हो सकता है, एक बार तो सफल होगा करेगा। अब हुआ भी भाई। अरे ठीक है, इन्हीं राजपूतों ने, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, इन्हीं राजपूतों ने 300-400 वर्ष तक अरबों को भारत में घुसने नहीं दिया। मैं कहां कह रहा हूं कि, लेकिन जिस समय इस्लाम का जिम्मेदारी अरबों से तुर्कों के पास आया, तो तुर्क अरबों से बड़ी लड़ाई की जाती थी, और जब उनका उत्कर्ष हुआ तो भारत में अवसान प्रारंभ हो गया था राजपूतों को। राजपूत आपस में लड़के कमजोर हो चुके थे, और सेना में कुछ मुट्ठी भर लोग थे।
उनकी लाखों की सेना के सामने कुछ हजार लोग यहां उपस्थित होते थे, कैसे हो पाएगा युद्ध? हल्दी घाटी के युद्ध में जो पराक्रम महाराणा प्रताप ने दिखाया, मानसिंह ने थोड़ा दिखाया। अगर 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 आप ऐसे टच कर लीजिए कि जितनी सेना अकबर के पास थी उतनी ही सेना महाराणा प्रताप के पास होती, और जितनी सेना महाराणा प्रताप के पास थी उतनी सेना अगर अकबर के पास होती, इतिहास क्या होता युद्ध का? मैं तो उतनी भी नहीं कहता हूं, बराबर बराबर होती तब क्या इतिहास होता। और छोड़ दीजिए किसी भी युद्ध के बारे में निर्णय, छोड़ दीजिए आप ऐसे निर्णय करिए कि एक और बराबरी की संख्या में राजपूतों की सेना होती और एक और बराबरी सेना में तुर्कों और मुगलों की सेना थी, कौन जीतता? इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही सरल था और लगभग समस्त इतिहासकार एकमत है कि कौन जीतता। अब मैं केवल यही कह दूं कि संख्या बल पर वो जीत रहे थे, ये भी उचित नहीं है, ये भी उचित नहीं है, क्योंकि मैं एक शिक्षक के रूप में यहां विश्लेषण करने बैठा हूं, केवल एकांगी विश्लेषण नहीं करूंगा कि वो संख्या के आधार पर ही जीत रहे थे, तो इसलिए मैं उसका विश्लेषण पूर्ण रूप से नहीं कर रहा हूं। लेकिन है, ये भी कारण है, ऐसा नहीं है। और जब इन्हीं मुगलों की सत्ता का अवसान आया और इनकी संख्या कम होती चली गई, तो स्थानीय शासक हरा दे रहे थे, मराठों से कई बार हारना पड़ा, कई बार स्थानीय राजाओं से हारना पड़ा, यानी उसी सेना के बल पर ही तो जीत रहे थे हर समय। जब मुगलों को उत्कर्ष का काल था, राजनीतिक पद भी पैतृक हो गए थे, अयोग्य से अयोग्य लोग, पिता का पुत्र, पुत्र का पुत्र होता चला जा रहा है, पद पैतृक हो गए, अयोग्य लोग भी आते चले गए, सत्ता का या सैनिक क्षमता का राजपूतों में कमी होता, क्षमता गिरती चली गई। और ऐसे समय में जब तुर्कों के भीषण आक्रमण हो रहे थे, ये अयोग्य टिक ही नहीं पाए। ये भी राजनीतिक बड़ा कारण रहा कि अयोग्य लोग पद पर पहुंचते चले गए। वैसे भी पद पैतृक हो चुके थे, गुप्त काल से ही पद पैतृक हो चुके थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने पदों को पैतृक होना नहीं माना था। सैनिक कारण भी बहुत बड़ा था तुर्कों के विजय का। अब सैनिक कारण में हम ये नहीं देखेंगे कि उनकी सेना बड़ी मजबूत थी, हमारी सेना बड़ी कमजोर, ये मैं नहीं कहूंगा। राजपूतों की सेना कमजोर थी, हां, राजपूतों में स्थायी सेना की कमी थी, नियमित और स्थायी सेना की कमी थी, क्योंकि राजपूतों के राजाओं के पास जितनी भी सेना होती तो जनरली सामंतों की सेना होती थी। राजनीतिक कारण डिस्कस कर लिया, अब सैनिक कारण आते हैं। तो सैनिक कारण में पहला है कि स्थायी और नियमित सेना की इनके पास कमी थी। किसके पास? राजपूतों के पास। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि ज्यादातर सेना उनकी किसकी थी? सामंतों की सेना थी। सामंतीकरण, पूर्व मध्यकाल की स्थिति, सामंतों का एक प्रकार से साम्राज्य होता था, एक एक राजा के अंदर सैकड़ों सामंत हो जाते थे। राजपूत सत्ता कमजोर होने का बहुत बड़ा कारण था सामंतीकरण। अच्छा, कई सामंतों की सेनाएं हैं, तो सेनाओं में आपस में कोई समन्वय तो है नहीं, कोई किसी का रखा, कोई किसी का रखा है। और जैसे फुटबॉल के मैच में एक व्यक्ति पास देता है, दूसरा गोल मानता है, यह समन्वय का एग्जाम्पल है। तो इतना समन्वय दो सामंतों की सेना के बीच कहां रहेगा? दूसरी ओर तुर्कों में पूर्ण रूप से समन्वय था, सभी एक ही जाति धर्म वर्ग के थे। दूसरी बात, राजपूत सैनिक जब युद्ध करते थे तो वो युद्ध को पूर्ण रूप से अंतिम मानते थे, या तो बचेंगे या तो मरेंगे, यानी पूर्ण रूप से एक ही युद्ध को अपना अंतिम निर्णय मानते थे। और वो युद्ध को विपत्ति घोषित करने में पीछे नहीं रहते थे, उन्हें लगता था यह युद्ध अंतिम है। जबकि तुर्की सेना में ऐसा नहीं था, वो युद्ध भी करते थे, युद्ध में पीछे हटने से परहेज नहीं करते थे, पुनः आक्रमण करने में परहेज नहीं करते थे। राजपूत सेना नहीं जानते थे कि युद्ध में पीछे हटना एक रणनीति है और उस पर आक्रमण करना
एक युद्ध की कुशलता भी, ये वो नहीं जान सकते थे, क्योंकि उन्हें तो लगता था कि पीछे हटना अपने आप में एक अपमान है। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे थे कि जिससे युद्ध है वो हर कर्म करने को तैयार है। इसके अलावा सैनिक कारणों में राजपूतों की सबसे बड़ी कमी होती थी कि वो ऑफेंसिव युद्ध नहीं लड़ते थे, बल्कि डिफेंसिव युद्ध लड़ते थे। सुरक्षात्मक युद्ध, रक्षात्मक युद्ध, आक्रामक युद्ध नहीं लड़ते थे। और युद्ध की बहुत बड़ी रणनीति होती है आक्रमण। सुरक्षा में आप हमेशा नहीं जीत सकते, कब तक सुरक्षा करेंगे? राजपूत सेना जब राजपूत कब युद्ध के लिए तैयार होते थे? जब उनके किले तक दुश्मनों की सेना पहुंच जाती, तब तैयारी क्या करोगे आप तो इसका डिफेंसिव युद्ध कर रहे हो ना, आप डिफेंसिव युद्ध कर रहे हो। यानी द्वार पे जब सेना पहुंच गई तब आप तैयारी कर रहे हो, तो उनका जीत तो निश्चित था, क्योंकि ऑफेंस कर रहे हैं। और ये राजपूतों के पराजय का बहुत बड़ा कारण था। शिवाजी का युद्धों में विजय देखिए, शिवाजी डायरेक्ट अटैक करते थे, ऑफेंसिव युद्ध कहीं नहीं लड़ते थे, बहुत कम उन्होंने लड़ा। सॉरी, उन्होंने डिफेंसिव युद्ध जल्दी उन्हें लो, हमेशा ऑफेंसिव युद्ध लड़े, आक्रामक युद्ध हमेशा लड़े, हमेशा उन्होंने आक्रमण किया। राजपूतों की सेना वाम, दक्षिण और केंद्रीय दल में विभाजित थी, लेकिन तुर्कों की सेना 5 में विभाजित थी। इन तीनों के अलावा उनके पास अग्रिम दल भी थे और रक्षित दल भी थे। हमारे तरफ वाम, दक्षिण, केंद्रीय दल ही नहीं थे, उनके वहां इन तीनों के अलावा 2 और थे, अग्रिम दल और रक्षित दल। जब राजपूतों की सेना थक जाती थी तब रक्षित दल अटैक करते थे, जब वो पूरे तरोताजा रहते थे। जाहिर सी बात है, हार निश्चित होता, क्योंकि वो तो अभी तो युद्ध नहीं लड़े जो रक्षित दल है। और माना भी जाता था कि मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज चौहान की सेना जीत ही गई, लेकिन बिल्कुल अंतिम क्षण में जब रक्षित दल ने अटैक किया, धराशायी हो गए राजपूत। अब बताइए, और यह हर जगह हुआ। तुर्कों के बहुत सारे युद्ध में रक्षित दल ने निर्णायक भूमिका निभाई। यहां एक सैनिक कारण बहुत बड़ा था पिछड़े रहने के कारण। इसके अलावा तुर्क अपने घुड़सवार सेना का, बल्कि भारत में युद्धों में जीत में बहुत बड़ा कारण रहा उनका घुड़सवार सेना। घुड़सवार पे वो चमड़े की जीन लगाते थे, भारतीय जो जो बहुत लंबा चलता था। लेकिन भारतीय चूंकि चमड़े अपवित्र मानते थे, वो कपड़े की जीन लगाते थे जो बहुत लंबा नहीं चल पाता था। और वो घोड़े पर खड़ा होकर भी बाण चला सकते थे, लेकिन जाहिर सी बात है भारतीय अपने घोड़े का इतना प्रयोग कर ही नहीं पा रहे थे। तुर्क घुड़सवार जिस तरह अपने घोड़े का प्रयोग कर रहा था, उस तरह भारतीय घुड़सवार जो सैनिक था वो नहीं कर पा रहा था। तो तुर्क घुड़सवारी, चाहे उनकी जीन हो चमड़े की, चाहे घोड़े में नाल लोहे का लगाना हो, ये सारी चीजें ऐसी थी जो उनकी घुड़सवारी को भारतीय घुड़सवार से मजबूत दिखा रही थी। हालांकि हबीबुल्लाह ये माना है कि अगर व्यक्तिगत रूप से एक राजपूत एक तुर्क से लड़ता तो राजपूत भारी पड़ता, ये सब मान रहे हैं। लेकिन युद्ध में अपने शक्ति का पर्याप्त कुशल प्रयोग करना एक बड़ी बात होती है। और मेरे अनुसार से उस कुशलता की कमी उस समय जरूर हो गई थी जब तुर्कों के भयानक आक्रमण भारत में हो रहे थे, और यही वजह से वो भारी पड़ गए भारत पर।
सामाजिक सांस्कृतिक कारण में अगर देखा जाए तो मैं मानता हूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि एकता का अभाव राजपूतों के पराजय का बहुत बड़ा कारण था, तो मेरा मानना दूसरा बहुत बड़ा कारण जो था वो सामाजिक सांस्कृतिक कारण था राजपूतों के पराजय। भारतीय समाज पूर्व मध्य काल में भयानक रूप से विभाजित हो चुका था। जाति पाति, ऊंच नीच, छूत अछूत, भेदभाव, ये सारी विकृतियां चरम पर पहुंच गई थी। समाज इतने टुकड़ों में विभाजित हो चुका था कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और हम ये भूल रहे थे कि हमारी लड़ाई एक ऐसी ताकत से है जिनमें ऐसा कोई बंटवारा नहीं। अब एक बटे हुए समाज को, एक संगठित शक्ति को पराजय करने में कितना टाइम लगेगा, जरा हमें ऐसे बता दीजिए, ऐसे कल्पना कर लीजिए। आज भारत पर जब अटैक होता है या आज भारत पर आतंकवादी जब, अभी देखिए आतंकवादी कर रहे हैं, मान लीजिए अटैक करते हैं, तो विभिन्न पार्टियों का जो स्टेटमेंट आता है वो अलग अलग आता है। और वो जो स्टेटमेंट आता है वो वोट की गंदी राजनीति से प्रेरित होता है। शायद राजनेता ये भी नहीं सोचते हैं कि देश जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कम से कम हमें एक तो होना चाहिए। उनको वहां भी सत्ता का स्वार्थ दिखाई देता है। यही पूरा कारण जो है ये उस समय में विद्यमान था। जयचंद ये नहीं सोच रहा था कि हम मोहम्मद गोरी का जब साथ दे रहे हैं तो मोहम्मद गोरी हमारे लिए भस्मासुर साबित हो गए, नहीं सोच पा रहा था। चंदावर के युद्ध में तुरंत उसने अटैक किया और जयचंद का समापन हो गया चंदावर के युद्ध से। क्यों नहीं गोरी क्षमा किया उसको कि हमारा साथ दिए हो, जबकि इतिहास का एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि अगर जयचंद साथ न देता मोहम्मद गोरी का तो शायद शक्ति संतुलन जो है पृथ्वीराज चौहान के ही पास आता और गोरी की इस बार भी भयानक पराजय होती। वो मुस्लिम इतिहासकारों ने लिख रखा है, लेकिन ये अटल सत्य है कि जयचंद के ही गद्दारी से गोरी मैदान मार गया। लेकिन गद्दारों का जो होना चाहिए हुआ भी वही, जयचंद भी समाप्त हुआ। अच्छा किया गोरी ने। गद्दार चाहे हमारे पास हो चाहे आपके पास हो, गद्दार तो गद्दार ही है, वो किसी के नहीं होते। तो भारतीय समाज उस समय इतना बटा हुआ था, जाति पाति, ऊंच नीच, पुनर्जन्म, कर्म, भाग्यवाद, नियतिवाद, इतनी रूढ़ियां और इतने पाखंड भी भारतीय समाज में व्याप्त थे कि उसने समाज को अस्त व्यस्त और त्रस्त कर रखा था। और उस समय एक ऐसे समाज से लड़ाई हमारी हो रही थी जो धर्म के नाम पर इन सारे भेदों को भुला कर रख आया था। कैसे हम जीत पाते? हमारे इसी विभाजन का फायदा तो अंग्रेज भी उठाए और हमको जीत के ले चले, जीत के गुलाम बना ली, दास बना ली। तो इतने प्रपंचों में बटा रहना भारतीयों के पराजय का बड़ा कारण बन गया। इसके अलावा तुर्कों के अंदर एक नवीन धर्म इस्लाम के प्रसार का तीव्र भावना व्याप्त था। तुर्क को इस्लाम के मूल उत्पादक थोड़ो थे, जनजातियां थी, मध्य एशिया में विचरण करने वाली बर्बर जातियां थी। इस्लाम ग्रहण कर लिया और ग्रहण कर लिया तो पूरी दुनिया में इस्लाम को फैला दिया। वैसे भारत में फैलाने आ गए वो।
लेकिन लड़ाका जाति थी। अरबों की तरह वो नहीं थे, वो योद्धा जाति थी, लड़ाका थी, इसीलिए वो ज्यादा सफल रहे। इस्लाम के प्रसार की भावना उनके अंदर ज्यादा थी, सामूहिक एकता की भावना उनके अंदर ज्यादा थी, जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव छूत अछूत इसकी भावना से परे थे, एक होकर सोच रहे थे। और लड़ किसके विरोध है? जो इन सबसे व्यापग्रस्त था। जाति पाति ऊंच नीच पाखंड, तुम ऊंचे हो, तुम छोटे हो, तुम नीच जाति के हो तो कैसे शस्त्र धारण कर सकते हो? शस्त्र धारण कर लोगे प्रलय आ जाएगा। वेद सुन लोगे तो कान में पिघला शीशा डाल दिया जाएगा। वेद जिह्वा पर ला दोगे, जिह्वा काट के रख दिया जाएगा। जिस समाज में ऐसी भावनाएं व्याप्त थी हो और उनकी लड़ाई किसी एक समाज से हो जिनमें एकता का भाव भरा हो, और वो लड़ाई उस समाज से लड़ रहे हो जिसमें एकता का ही अभाव हो, कौन जीतेगा? इसका बहुत बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता है। इस पे कैसे हो पाएगी? वीर होते भी अगर हम बटे रहें और निर्बल एक हो तो जीत किसकी होगी? आपके इन पांचों उंगलियों में कितना भी ताकत हो, अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, किसको मार पाएंगे। लेकिन जब एक हो जाती हैं तो कमजोर होते हुए भी मुट्ठी ये मजबूत बन जाती है। हमारे वहां हम अंगुलियों में बटे हुए थे, वो मुट्ठी बन गए थे। जीतना तो उनका तय ही था। इसके अलावा भारतीयों का कोई संपर्क नहीं भारत से विदेश से हो पा रहा था। विदेशियों में नई नई जो खोजें हो रही थी, हम भारतीय समुद्र पार यात्रा पाप मानते थे। एक से एक समस्याएं तो व्याप्त थी। समाज के ढोंग ने, पाखंड ने और कुछ वर्गों समाज को त्रस्त कर रखा था, बांट रखा था। और कुछ तथाकथित उच्च जातियों ने इसको बढ़ाने में दिन दूना रात चौगुना लगा दिया जोर। उसी का भयानक परिणाम भारतीयों को हजारों वर्ष भोगना पड़ा। जो समाज बट जाता है, बाहर से नहीं बल्कि अंदर से, उसका पतन निश्चित है। हम गुलाम बने ये हमें कभी आश्चर्य नहीं होता है। जब ये कोई कहता है कि हम कमजोर थे, हम कभी मानने के तैयार नहीं होते हैं। हम तो भारतीयों के पराजय का सबसे बड़ा कारण उनका बटा हुआ मानते हैं, क्योंकि हमने देखा कि भारत में जब एक शक्ति रही तो कोई हमें पराजित नहीं कर पाया। चाहे आप मौर्यों के काल में देख लें, चाहे तुर्कों के काल में देख लें, चाहे गुप्तों के काल में देख लें, क्यों ना आप मुगल काल में ही देख लें। अकबर जब अपने सर्वोच्च क्षमता पर विराजमान था, क्या कोई विदेशी शक्ति भारत आक्रमण कर सके? नहीं कर सके। तो इसका मतलब क्या था कि एक शक्तिशाली सत्ता का होना भारत में पूर्ण रूप से नहीं आवश्यक था, जिसका उस समय अभाव था। और जाहिर सी बात है कि इस तमाम प्रकार के ढोंगों और पाखंड में बिखराया समाज किसी ऐसे समाज से नहीं लड़ सकता था जो धर्म के नाम पर ही एक हो। हम धर्म के नाम पर, हम अपने धर्म के जाति और उसके नाम पर बट रहे थे, अब वो एक थे तो जीतना उनका तय था। ठीक है ना? इसके अलावा और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन हमने आपको राजनीतिक कारण दिखा दिया, बता दिया, फिर हमने आपको सैनिक कारण बता दिया, उसके बाद हम लोगों ने सामाजिक और सांस्कृतिक कारण दे दिया। ये जो मैंने लेक्चर आपको दिया है, कहीं ना कहीं ये आप इसको आराम से एग्जाम में अगर थोड़ी बहुत मतलब अगर आपको इससे कुछ लाभ हो रहा है तो आप बहुत आराम से एग्जाम में इसको लिख सकते हैं। ठीक है?
और यही कारण थे जिन्होंने भारत में तुर्की सत्ता के स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया और लगभग कई सौ वर्षों तक भारत में तुर्की इस्लामिक सत्ता विद्यमान रही। बाद पहले सल्तनत काल, फिर उसके बाद मुगल काल, इसके बाद तो विदेशी यूरोपियनों का आगमन हुआ और फिर हम जब बटे तो फिर यूरोपीय कंपनियों ने हमें गुलाम बनाया। हमारा बटना ही हमारे पराजय का बहुत बड़ा कारण रहा। आज भी हम हर क्षेत्र में बट रहे हैं, चुनाव आ रहा है, बटते चले जा रहे हैं, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, और फिर ये कारण किसी न किसी बड़े आपदा का हम आमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन ये हम समझ नहीं पाते। एक नए लेक्चर में आपके समझ में फिर उपस्थित होऊंगा, इतिहास के ऑप्शनल के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।